हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी बच्चे जो फाइनल ईयर में यानी कि बीए बीएससी फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेमेस्टर 6 के बच्चे हैं और अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनके मेजर सब्जेक्ट राजस्थान का भूगोल है, उन सब के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल से संबंधित बीए बीएससी सेमेस्टर 6 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, और साथ ही साथ हम इसका विश्लेषण भी करेंगे किस प्रकार आपको आंसर देना है और किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने। तो वीडियो को बिना स्किप किए, बिना स्पीड बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखना। आपने 6 महीने तक कुछ नहीं किया होगा, लेकिन 6 महीने आप घूमते रहे तो सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट यहाँ दे दीजिए। ये आप वीडियो आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगा देगा। वहाँ आप बोलोगे, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर अब तो हमारा ही जलवा होगा। तो ये जलवा करने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान बीए बीएससी सेमेस्टर 6, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज आप देख सकते हो हमारा स्लोगन भी, कहाँ पड़े वो सीरीज के चक्कर में, कोई नहीं है इस पेपर के टक्कर में। तो बिल्कुल सही आपने देखा कि कोई नहीं है इस पेपर के टक्कर में। तो शुरू करते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार सेमेस्टर एग्जाम 6 सेमेस्टर का पहली बार होने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर पद्धति में। तो यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है, सिलेबस में कुछ और दिया जाता है और फाइनल पेपर देखते हो तब कुछ और निकल आता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। आपके पेपर में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मानचित्र, ठीक है, मैप वर्क आपको जरूर मिलेगा। तो वहाँ पर आपको 5 से 10 नंबर का मैप वर्क मिलेगा, मैप दिया जाएगा राजस्थान का। अब उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ें भी सारी मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूं। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ABCD वाले जो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उनके आंसर आपको ओमार शीट में नहीं, पेपर में ही क्वेश्चन नंबर 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे लिख के आंसर देना है। क्लियर। थर्ड मैटर आता है आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि 1 लाइन में या 2 लाइन में आपको आंसर देना होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ टाइप क्वेश्चन, उसमें आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक तो वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट, जिसमें आपको 4 से 5 लाइन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में आता है यूनिट बाई, प्रत्येक यूनिट से 4 यूनिट से 8 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर आपको ऐसे टाइप देने होंगे, यानी कि निबंधात्मक आंसर देने होंगे। तो आज हम शुरू में देखते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, और फिर हम बात करेंगे मानचित्र में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले। इसी पेपर से मैं आपको सारा मानचित्र एक एक करके लिखवा दूंगा, तो बिना स्किप किए देखना ताकि आपको पता चल जाए कि मैप में क्या आएगा, कौन कौन से बिंदु आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान की 3 सर्वोच्च चोटियों के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटियां, यानी कि जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है, जैसे ये पर्वत आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे पहला लिया है गुरु शिखर, ठीक है, कौन सा, गुरु शिखर। अब गुरु शिखर के साथ साथ मैंने यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी मेंशन कर दी है, ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई भी मैंने मेंशन कर दी है। कितनी है, 1727, और ये मीटर में है, ठीक है, 1727 गुरु शिखर। अब आपको याद रखना है। अब देखो आप गलती करते हो कि सर ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे आ गया, तो यहाँ से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। क्वेश्चन आ गया राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है गुरु शिखर है। अब इसकी ऊंचाई, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा आप पकड़ो इस क्वेश्चन को। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर है, राइट। ऐसे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी आ गई यहाँ पर शेर। और शेर कहाँ है, सिरोही में। शेर कहाँ पर है, सिरोही में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। क्लियर। तो राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी आ गई, शेर, सिरोही, 1597। अगर हम बात करें थर्ड सबसे ऊंची चोटी की, तो तीसरी आ गई अचलगढ़। और अचलगढ़ की जो ऊंचाई की बात करें तो अचलगढ़ की है 1380 मीटर, 1380
मीटर। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए, 4-5 क्वेश्चन बन गए। तो आप समझा करो, वीडियो को स्पीड में चलाते हो तो समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित को, ठीक है, निम्नलिखित को क्रम से अब यहाँ से ऊंचाई से अधिक से निम्न की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 1 नंबर पे आपको मिल गया अचलगढ़, 2 नंबर पे मिल गया गुरु शिखर, 3 पे मिल गया शेर सिरोही और 4 नंबर पे आपको कोई और मिल गया। जैसे कोई सी भी मान लो, कोई सी भी पर्वत चोटी आ गई, उसका नाम आ गया। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, ABCD में से सेट करना होगा कि पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे पे कौन सी। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें बागड़ प्रदेश से क्या अभिप्राय है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बागड़ प्रदेश क्या होता है। तो देखिए, राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी बालू प्रदेश की तरफ विस्तृत वह भूभाग जिसमें पहाड़ियां, अर्ध शुष्क भूमि, बलुई मिट्टी एवं छिछली नदी घाटियों का विस्तार पाया जाता है, बागड़ प्रदेश कहलाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियां है ये पश्चिम में, मान लो ये अरावली है और ये अरावली का ही भाग है, तो इन अरावली के पश्चिम में कौन सी ओर, पश्चिम की और बालू प्रदेश, हमें पता है कि यहाँ पे बालू पाई जाती है, ठीक है, बालू यानी कि मिट्टी, विस्तृत वह भूभाग जिसमें पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, अर्ध शुष्क भूमि, अर्ध शुष्क यानी कि जिसमें पानी भी पाया जाता है, सूखी भी है, गीली भी है, बलुई मिट्टी जो मोटे दानों वाली होती है, और छिछली नदी घाटियों का विस्तार पाया जाता है, उसे बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, गिरवा से क्या आशय है। तो गिरवा अब दिमाग में आ गया होगा अगर आपने राजस्थान का भूगोल पढ़ा है, गिरवा की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, गिरवा से तात्पर्य पहाड़ियों की मेखला से है, भोराट के पठार से पूर्व की तरफ तस्तरी नुमा आकार के कुछ पहाड़ी स्कंद उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है। अब तस्तरी यानी कि इस प्रकार की अर्धचंद्राकार की जो पहाड़ियाँ होती है गोल टाइप की, उनको क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, अब यहाँ पर एक शब्द आया है, देखो मानचित्र का मैं बता दूं, भोराट का पठार, ये आ गया मानचित्र का कार्य। अब आप साथ में लिख लेना, मानचित्र कार्य में एक कौन सा आ गया, भोराट का पठार, भोराट का पठार। एक आ गया गिरवा पहाड़ियाँ, कौन सा, जो अभी हमने बात की, ये रहा गिरवा की पहाड़ियाँ, ठीक है, गिरवा की पहाड़ियाँ। 2 पॉइंट हो गए, भोराट पठार और गिरवा की पहाड़ियाँ, याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट हम बात करें, छप्पन का मैदान किसे कहते हैं। तो देखिए, माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। यानी कि जो चंबल माही नदी है, माही नदी बेसिन में जो नदी नालों का समूह होता है, 56 नदी नालों का जो समूह है, उसे क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो ये एग्जाम में जो अपना मैप वर्क है उसकी दृष्टि से भी ये 56 का मैदान, ठीक है, ये 56 का मैदान, 56 का मैदान, ये भी आप मानचित्र वर्क में नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, मावट किसे कहा जाता है। मावट क्या होती है, ये तो आप सब जानते हैं, शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है। तो ये किससे होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे घूम सकता है कि शीतकालीन वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, मावट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों यानी कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण क्या होता है, उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो मावट के नाम से जाना जाता है। मावट होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं,
तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आती है, भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं उनसे होती है। तो ये चीजें आप इसी क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट, नागौरी उच्च प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये भी मानचित्रकारी आ गया। मानचित्रकारी, राजस्थान के मानचित्र में नागौर उच्च प्रदेश या उच्च भूमि क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। तो नागौर उच्च प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावाटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदानों के बीच में विस्तृत मैदानी क्षेत्र है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, श्रवण घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो श्रवण घास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो यह जैसलमेर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में भारत पाकिस्तान की सीमा के सारे एक 60 मीटर चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र में मामूली वर्षा, ठीक है, मामूली वर्षा से उगने वाली घास श्रवण है। यह अत्यंत पौष्टिक घास होती है। यानी कि एक क्षेत्र है जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा के सारे ये फैली हुई एक पट्टी है, ठीक है। राजस्थान में रेतीली बालू मिट्टी कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में रेतीली बालू मिट्टी श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, झुंझुनू आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, शुष्क सांगवान के वन राज्य में कहाँ पाए जाते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, अवॉइड मत करना। तो यह मुख्य रूप से बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर व कोटा जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा, शुष्क सांगवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के संदर्भ में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर व कोटा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो शुष्क सांगवान पेड़ या वनस्पति यहां पर देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, राखलिन क्या है? रेत के ऊंचे टीलों के समीप कुछ स्थानों पर निचले गहरे भाग बन जाते हैं जिनमें बारीक कणों वाली मटियारी मिट्टी का जमाव हो जाता है, जिसे खड़ीन कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन था खड़ीन क्या है, तो यहाँ से आंसर चलता है, इसका स्टार्ट होता है, रेत के ऊंचे टीलों के समीप कुछ स्थानों पर क्या होता है, कुछ स्थानों पर या निचले भागों में जो रेत के टीले होते हैं, ये टीले, ठीक है, ये रेत के टीले। अब यहाँ जो निचले वाला जो ये जो भाग होता है, इसमें बारिश का समय आता है तो चारों ओर से मिट्टी बहकर आती है और चिकनी मिट्टी का जमाव हो जाता है, यानी मटियारी मिट्टी होती है जो जमाव हो जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? खड़ीन क्षेत्र के नाम से, खड़ीन। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी 3 सिंचाई परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो इंपोर्टेंट है, तो इसका आंसर देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP इंपोर्टेंट है, IGNP। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, IGNP का विस्तार कीजिए। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और ये राजस्थान की जीवन रेखा भी मानी गई है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी गई है। नेक्स्ट हम बात करें, भाखड़ा नांगल परियोजना, और लास्ट है माही बजाज सागर परियोजना। तो ये तीनों आप याद रखना। अब ये आ जाए यहाँ पे मैप में, भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर स्थित है, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो मैप में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, दी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? अब मानचित्र का भी ये क्वेश्चन बन रहा है, दी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अब ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उदयपुर में देबारी है, देबारी में उदयपुर के पास में स्थित है, देबारी उदयपुर के पास में स्थित है। तो देबारी उदयपुर याद रखना। अब यहाँ पे देबारी पूछा जा सकता है, उदयपुर पूछा जा सकता है, और दी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो दी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आता है तो उदयपुर में आपको इसको प्रदर्शित करना होगा। नेक्स्ट हम बात करें, सीमेंट संयंत्र की अवस्थिति किसकी आपूर्ति से अधिक प्रभावित होती है? तो यहाँ पर सीमेंट संयंत्र की उपस्थिति चूना पत्थर की आपूर्ति से अधिक प्रभावित होती है। क्यों होती है? क्योंकि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग जहाँ पर स्थापित किया जाता है उसके आसपास के क्षेत्रों में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिए, अन्यथा वह उद्योग सक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन यानी कि सेज किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों को सौर ऊर्जा विकास की
विपुल संभावनाओं के कारण सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन कहा जाता है। तो ये याद रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है और सूर्य की किरणें सीधी भी रहती है, ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है, जिसके कारण यह सौर ऊर्जा का एक संभावित क्षेत्र माना गया है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बताइए। अब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है वो आपको बताना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई आपको देखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर विविध प्रकार के या विविध किस्मों के खनिजों का उत्पादन किया जाता है या इनकी अवस्थिति पाई गई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज होने के कारण इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, जिनमें 44 प्रकार के बड़े तथा 23 प्रकार के जो छोटे खनिज होते हैं उनके भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बाद में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद में शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्या देख रहे हो? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कर दो, अच्छे बच्चे हो ना, कर दो लाइक। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की वन संपदा पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान की वन संपदा क्या है, यहाँ पे कौन कौन से वन देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो देखिए राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप सब जानते हो कि राजस्थान, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिसके 32,863 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है, जो इसका 9.6% है। अब यहाँ से एक और छोटा क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल या कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9.6% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। सामान्यतः कुल भूभाग के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। जो भारत सरकार की वन नीति है उसके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए ये भूमि का टुकड़ा है, अब इसमें ये तो हो गया 50%, राइट, और ये हो गए 25%। अब हमें कितना बताना है, इसी गोले को वापस लेता हूँ। अब इसमें लगभग थोड़ा सा यहाँ से लेता हूँ, इतने प्रतिशत भाग पर क्या होने चाहिए, वन। ये कितना प्रतिशत आ गया, 33%। 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य माना गया है एक संतुलन के लिए। सामान्यतः कुल भूभाग के 1/3% भाग पर वन होना अनिवार्य है। अतः राजस्थान में वन संपदा का अभाव पाया जाता है। वन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार 33% भूभाग पर होने चाहिए वन, लेकिन राजस्थान में तो मात्र 9.6% भूभाग पर वन है, तो कमी पाई जाती है। वन क्षेत्र के अनुपात में उदयपुर में लगभग 33% अधिकतम। राजस्थान में अभी क्वेश्चन बन रहा है अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो उदयपुर, जिसमें लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। जबकि चूरू में मात्र 0.5% न्यूनतम है, यानी कि ये मामला पूरा सपाट है, ना के बराबर पेड़ है। 0.5%, 100 में से 0.5% भाग पर वन पाए गए। कहाँ पर, चूरू में। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो चूरू 0.5%। राज्य का 65% वन क्षेत्र शुष्क वन क्षेत्र है, जो संपूर्ण मरुस्थलीय जिलों में फैला हुआ है। अब देखो राजस्थान का 65% वन क्षेत्र कौन सा है, शुष्क वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। राज्य में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 12,176 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ सुरक्षित वनों का क्षेत्र लगभग 18,543 वर्ग किलोमीटर है तथा अवर्गीकृत 2,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो ये आप आंकड़े जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करें बनास बेसिन प्रदेश में प्रवाहित होने वाली कोई दो नदियों का विवरण दीजिए। तो पहला इसमें बनास नदी, बनास बेसिन क्षेत्र की बात करें तो पहला बनास नदी, तो यहाँ पे बनास नदी का उद्भव अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है। अरावली से निकलती है, यह कुंभलगढ़ किले से 5 किलोमीटर दूर परशुराम महादेव नामक
स्थान से निकलती है। बेडस नदी इसमें आकर मिलती है, अंत में यह चंबल नदी में मिल जाती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास। नदी की कुल लंबाई 400 किलोमीटर है। क्वेश्चन आ जाए कि बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 400 किलोमीटर। दूसरी हम बात करें मानसी नदी, उद्भव इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर की सिलोरा की पहाड़ियों से हुआ है। साथ ही साथ प्रवाह यह फुलेरा में प्रवाहित होकर मालपुरा तथा फागी में प्रवाहित होती हुई गलौद गांव के पास बनास नदी में मिल जाती है। दूरी अगर हम बात करें टोंक में यह लगभग 113 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। घबराओ मत, ज़्यादा बड़ा नहीं है पेपर, शॉर्ट आंसर टाइप ज़्यादा नहीं है, 8 क्वेश्चन ही लेके आए हूँ आपके लिए, मिल जाएगा पेपर यहाँ से। इस बात पर लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसे नहीं कि आपका पेपर हुआ और आप छोड़ के भाग जाओ, गलत बात है ना। राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आर्थिक पिछड़ापन, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के लिए एक कारण माना गया आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि आर्थिक दृष्टि से हम कमजोर हैं। आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आती है। नेक्स्ट है उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु में मनुष्य जल्दी परिपक्व होता है। यहाँ की जलवायु उष्ण है और उष्ण जलवायु में जल्दी से तैयार हो जाते हैं। प्रोडक्शन, बच्चा जन्म लेता है और जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है और तैयार हो जाता है हष्ट पुष्ट। इसीलिए कहते हैं ना कि राजस्थान में मर्द पैदा होते हैं हष्ट पुष्ट, है ना, हट्टे खट्टे मस्तंडे, और जल्दी बच्चे जवान हो जाते हैं। तो यहाँ की जलवायु है और इस जलवायु का प्रभाव ये होता है कि यहाँ की जनसंख्या वृद्धि में ये सहायक होती है, जल्दी से जवान हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बाल विवाह। देखिए असामयिक संतानोत्पत्ति एवं संतानोत्पत्ति काल में वृद्धि, यानी कि कम समय में अगर शादी जल्दी कर दी जाती है। अब आपका कमेंट आएगा कि सर हमारी तो नहीं हुई अभी तक, है ना, टाइम लग रहा है। लेकिन राजस्थान में क्या है कि कम उम्र में बाल विवाह ज़्यादा होते हैं। अगर बाल विवाह ज़्यादा होंगे तो संतानोत्पत्ति का जो समय है वो उनको ज़्यादा मिल जाएगा और प्रोडक्शन वो ज़्यादा देते रहते हैं, मतलब पैदा करते रहते हैं, जनसंख्या वृद्धि करते रहते हैं। शिक्षा का अभाव है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। नेक्स्ट हम बात करें गरीबी व निम्न जीवन स्तर। अब यहाँ के लोग गरीब हैं, जीवन का स्तर निम्न है, कामकाज कुछ है नहीं, कामकाज करते नहीं है, करते हैं तो कम करते हैं और ज़्यादातर समय निठल्ले बैठे रहते हैं। तो सिर्फ क्या करते हैं? संसाधनों पर भार बढ़ाते हैं। हाँ बेटा सोच लो कुछ भी। नेक्स्ट हम बात करें शिक्षा का अभाव। यहाँ पे शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है, चिकित्सा सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है, जिससे मातृ शिशु जो मृत्यु दर है वो अधिक देखने को मिलती है। परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता यहाँ पर पाई जाती है और मनोरंजन के सस्ते व सुलभ साधनों का पर्याप्त अभाव। अब यहाँ पे मनोरंजन के साधनों का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि मनोरंजन के साधनों से क्या जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा? मनोरंजन के साधन होंगे तो लोग क्या करते हैं? मनोरंजन करते रहते हैं। अब मनोरंजन के साधन नहीं है तो क्या करते रहते हैं? लोग घर में बैठे रहते हैं, घर में बैठे बैठे प्रोडक्शन करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में लिखिए। कृषि जलवायु प्रदेश या क्षेत्र क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पे राजस्थान को मुख्य रूप से 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है इसमें शुष्क पश्चिमी मैदान, जिसमें दूसरा है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। एक तो पहला शुष्क और दूसरा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। दूसरा अगर हम बात करें सेकंड, भीतरी जल निकास के परिवर्तनशील, यहाँ पे मैदान भी है, ठीक है, जल निकासी वाले क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करें लूनी नदी के संग्रहणशील क्षेत्र में परिवर्तनशील मैदान। तीसरा बात करें, तीसरे में फर्स्ट है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, दूसरा है बाढ़ उन्मुक्त पूर्वी मैदान। चौथे की बात करें तो आर्द्र दक्षिणी मैदान तथा अरावली पहाड़ियां, और बी की बात करें तो आर्द्र दक्षिणी मैदान, और 5वां पॉइंट है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। बस आप तो रट लेना इन चीजों को। लो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार का विवरण दीजिए, लिखिए। तो अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य एवं विशिष्ट
पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी की चौड़ाई एक समान नहीं है तथा बीच बीच में टूटी हुई है। राजस्थान की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। महत्वपूर्ण क्या है? यही है, आगे पीछे हमारे तो एक ही है। कौन? अरावली। अरावली के अलावा कोई है नहीं यहाँ पे। तो अरावली के अवशेष हमें मिलते हैं और अरावली जो श्रृंखला है यह एक श्रृंखला के रूप में ना होकर क्या है, टूटी फूटी हुई, बीच में गैप आ जाते हैं और यह टुकड़ों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है, यानी कि बीच बीच में इसमें क्या आते हैं, गैप आते हैं, यह टूटी हुई है। दक्षिण पश्चिम में यह सिरोही से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक श्रृंखलाबद्ध रूप से पाई जाती है। अब यहाँ पे एक शब्द है खेतड़ी। खेतड़ी, ठीक है, तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू, ठीक है, ये भी आप मानचित्र के लिए तैयार कर लेना। इसके पश्चात यह छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में दिल्ली तक फैली हुई है। राज्य में यह श्रृंखला क्रमवत रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिल्ली से गुजरात के मैदान तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है मानचित्र में। और इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर फैली हुई है। तो ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है वो भी आपको याद रखनी है। और इसकी राजस्थान की सीमाओं में यह श्रृंखला खेतड़ी से उत्तर पूर्व की और लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। राजस्थान में 550 किलोमीटर और कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं का भारत के संदर्भ में एक उदाहरण आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं बतलाइए। तो ये तो आप दबा के कर दोगे कि राज्य में लगभग संपूर्ण वर्षा गर्मियों में या जो मानसूनी वर्षा होती है उससे होती है। दूसरा हम बात करें, शीतकाल में बहुत कम वर्षा होती है जिसे हमें दक्षिण पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है जिसे माउट कहते हैं। वर्षा की मात्रा और समय अनिश्चित होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी जल्दी कभी लेट, यही चलता है। वर्षा का असमान वितरण, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। नेक्स्ट हम बात करें, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं वैसे वैसे पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मानसून यानी कि जो बादल होते हैं बेचारे खाली हो जाते हैं, उनको नमी नहीं मिल पाती है, आर्द्रता नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बतलाइए। परंपरागत ऐसे संसाधन जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, ये सब, ठीक है। प्राकृतिक गैस, आणविक एवं जल विद्युत आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। तो ये आप चिपका देना। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान में संगमरमर के उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। तो राजस्थान के संदर्भ में संगमरमर उत्पादन पर आपको एक टिप्पणी देनी है कि किस प्रकार यहाँ पे संगमरमर का प्रोडक्शन होता है। संगमरमर का प्रोडक्शन होता है। तो संगमरमर यह एक मूल्यवान पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है, जिसका उपयोग भवन निर्माण व मूर्तियां बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में भी, हम सबके घर में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सबके लिए नहीं बोल रहा, जो मतलब जिनके मतलब आर्थिक दृष्टि से ठीक है, आर्थिक स्थिति, वो यूज करते हैं। इसी पे मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार माना गया और यहाँ पे संगमरमर की बड़ी बड़ी खानें देखने को, विश्व प्रसिद्ध मार्बल मंडी देखने को मिलती है। किशनगढ़ है, अपने मकराना है, तो यहाँ पर संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। यह राज्य के नागौर एवं राजसमंद जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। मकराना, यही अपने पड़ोसी है ना, मकराना। यहाँ अच्छी किस्म का सफ़ेद, गुलाबी एवं काले रंग का पत्थर पाया जाता है। यह लगभग 20 किलोमीटर पट्टी में संगमरमर के भंडार है। यहाँ पर 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में भंडार पाए गए। इसके अतिरिक्त राजस्थान में पाली, सीकर, जयपुर, उदयपुर व अलवर जिलों में भी संगमरमर की खानें हैं। राजस्थान में इसका उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान वालों के पास और कोई काम के स्रोत कम है, तो लगे हुए हैं जमीन में से खनिजों को निकालने के लिए। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। हमारा काफ़ी हद तक मैटर हो चुका है, लेकिन बड़े साहब अब आने वाले हैं बड़े क्वेश्चन, ठीक है।
ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 8 क्वेश्चन जो आपके आएंगे ना, 4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और एग्जाम में भी आपको 4 ही करने हैं। प्रत्येक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इनमें से भी इंपॉर्टेंट बता दो। अरे बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन ही बड़े 8 आते हैं, अब 8 मैंने बता दिए तो 8 में से भी क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ। अब थोड़ा सा धैर्य रखना। तो देखते हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक्स कम आते हैं, सब्सक्राइबर्स भी कम आते हैं। इस वीडियो से मुझे लगभग 2000 सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, अगर आप 2000 सब्सक्राइबर इस वीडियो से आते हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वरना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं लाऊंगा, ध्यान रखना। चेतावनी नहीं है, रिक्वेस्ट है रे। देखिए, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, किन्हीं दो का विस्तार से वर्णन कीजिए। मान लो आपके एग्जाम में छप गया, बिल्कुल छप गया ये लो साहब, 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूं ये क्वेश्चन छपेगा। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। अब यहां पर सवाल आता है किन्हीं दो का, कौन से दो का, तो ये पूरा क्लियर कर लो, कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। क्लियर, उनमें से कोई दो आपको नाम दे दिया जाएगा, या हो सकता है पूरे करवा ले, लेकिन दो ही मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आ गया अरावली, आ गया मरुस्थलीय प्रदेश, आ गया अरावली पर्वतीय क्षेत्र, आ गया मरुस्थलीय प्रदेश, आ गया मैदानी क्षेत्र, आ गया। तो आप पूरा पढ़ लेना, कोई सा भी पूछे आपको तो आंसर चिपका देना है। अगर इसके अथवा की बात करें, अथवा की बात करें तो कोपेन अथवा थानवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण देते हुए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। कोपेन और थानवेट महोदय का जो राजस्थान के संदर्भ में जलवायु वर्गीकरण है, वह यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या तो कोपेन या थानवेट। तो पहली जो संभावना बनती है, मेरा जो आइडिया कहता है कि थानवेट के बारे में पूछेगा। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि कोपेन का पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन मुझे लगता है कि थानवेट पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। जो पेपर बनाने वाले हैं उनका यहाँ पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, थानवेट पे ध्यान जाएगा। और थानवेट से संबंधित जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है वो आपसे पूछा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा इसमें एक क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से? तो आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी तो उसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, तो वही कारक यहाँ लागू होते हैं। अगर आपने पढ़ा है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, ये सब पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था ना। मृदा का स्वरूप, रंग, वनस्पति, ये सब जो कारक पढ़े थे वो सब यहाँ लागू होते हैं, वो सभी कारक यहाँ लागू होते हैं। तो वो आंसर आप यहाँ चिपका देना। लेकिन मेरे हिसाब से ये थानवेट 90% थानवेट पूछा जाएगा, लेकिन इसको भी नज़रअंदाज मत करना। पढ़ा हुआ है आपका, पढ़ा हुआ है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में और पढ़ लेना। भारत के संदर्भ में तो आप पढ़ चुके, अब राजस्थान के संदर्भ में भी इसको देख लेना। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट सेकंड से। अब देखो यूनिट सेकंड से अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र, नदियां, हाँ अब समझ जाना यहीं पर। राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए। अब राजस्थान का जो वर्गीकरण है, ठीक है, अपवाह तंत्र है, कैसे बनता है राजस्थान का मानचित्र, भूल गया मैं तो, कुछ ऐसे है ना। तो ये जो एक तो इधर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में नहीं, इधर बंगाल की खाड़ी कहाँ से आएगी, अरब सागर, अरब सागर का, ठीक है। इधर जाते जाते फिर बंगाल की खाड़ी का, और थर्ड की बात करें तो आंतरिक अपवाह तंत्र। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है इसे 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। या यूं कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाला या पश्चिमी अपवाह तंत्र, पूर्वी अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र।
राइट। बात यही है कि ये पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम में अरब सागर की ओर जा रहा है, और ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है, और जो अंदर रह गया वो आंतरिक हो गया। अब यहाँ पर आपको या तो अरब सागर से पूछेगा, बंगाल की खाड़ी से पूछेगा, या आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में पूछेगा। अब मैंने ये मेंशन यहाँ कर दिया तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये सारा कर दिया। सारा क्या कर दिया मैंने? राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देते हुए, राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण दीजिए, राइट। अब मैंने तो मैं यहाँ तक करके छोड़ देता। अब मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अपवाह क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बनता है अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है कि जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो कौन सा है और अरब सागर वाला कौन सा है। यहाँ से शायद हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन पढ़ना तो है आपको, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इसका और, ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, यानी कि मैंने यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन लिए, 8 आपके एग्जाम में आएंगे। ये यूनिट थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, पहली बार आपका ये 6 सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई रिस्क हो, आपके लिए अलग से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए मर्दा किसे कहते हैं? अब मर्दा क्या होती है, यानी कि ये भूभाग है, इसकी जो ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी जो लेयर होती है कुछ सेंटीमीटर, जिसमें बहुत से जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, ये उपजाऊ होती है, कुछ सेंटीमीटर मोटी परत होती है, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में मर्दा के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब राजस्थान में मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं? राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं। अब क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं के स्वरूपों का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, मृदा जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर साथ में मृदा अपर्दन क्या होता है, जो मृदा से ही संबंधित है। मृदा आ गया तो मृदा अपर्दन क्या होता है? मिट्टी का कटना या उसकी गुणवत्ता या उत्पादकता में कमी आना, मृदा अपर्दन कहलाता है या प्रदूषण कहलाता है। मिट्टी उड़ जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अब इसके अपर्दन के कारण क्या क्या है? इन कारणों से अपर्दन होता है, और इसके निवारण के उपाय, पेड़ पौधे लगाना, खनन कम करना, अति पशुचारण कम करना, मेड़ बनाना, तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो आपको आते हैं। इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, एक बार और देख लेना। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आएगा, राजस्थान में पशुपालन का महत्व एवं पशुधन विकास की समस्याएं एवं समाधान के उपाय सुझाइए। अब ये आपके ऊपर डाल दिया कि राजस्थान में पशुधन का क्या महत्व है। यहाँ पे पशुधन यानी कि एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पे पानी की कमी है, वनस्पति की कमी है, यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है। तो यहाँ की शुष्क जलवायु में पानी की कमी है, सीधी सी बात है। लोग जीवन यापन किससे करते हैं? पशुपालन से करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। तो इनका पशुपालन का मानव जीवन के संदर्भ में क्या महत्व है, वो महत्व आपको बताना है। एक एक बिंदु लिखना है, अलग अलग आपको बिंदुवार लिखना है। साथ ही साथ राजस्थान में पशुधन विकास के लिए पशुओं के ऊपर हम क्या करें, डेवलपमेंट करें, तो उसके सामने राजस्थान में पशुधन विकास पर अगर जोर देते हैं तो क्या क्या समस्याएं अपने आती है? जलवायु संबंधी समस्याएं, पानी संबंधी, चारा संबंधी और टेम्परेचर वगैरह सारी आगे, ये सारी समस्याएं आ गई। इन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, तो समाधान भी आपको सुझाना है। तो ये थे हमारे यूनिट 2 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जल्दी जल्दी बता दो, बेटा समझना भी जरूरी है। फिर आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कैसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है वो चीज़ें भी जरूरी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। तो राजस्थान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है वो आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं वो बताने हैं। अब यहाँ पर सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा एवं राजस्थान का भविष्य, तो यहाँ पर स्पेशली आपको सौर ऊर्जा पर जोर देना है। तो यहाँ मेंशन किया मिल सकता है आपको एग्जाम में, सौर ऊर्जा एवं राजस्थान का भविष्य। सौर ऊर्जा से राजस्थान का भविष्य कैसे बदला जा सकता है। यहाँ पर सोलर ऊर्जा से संबंधित अपार संभावनाएं यहाँ पर विद्यमान है। अगर सौर ऊर्जा को समुचित तरीके से, सही तरीके से अगर डेवलप किया जाए तो यहाँ पर ऊर्जा से संबंधित जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है, और अन्यतर क्षेत्रों के लिए भी यहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अगर इसके अथवा की बात करें
तो अथवा में राजस्थान में सीमेंट उद्योग का योगदान एवं विकास की संभावनाओं पर एक लेख लिखिए। तो राजस्थान के संदर्भ में सीमेंट उद्योग का जो योगदान है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो बताना है, रोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार ये योगदान देता है वो बताना है, और इसकी जो विकास की जो संभावना है उस पर आपको एक भौगोलिक लेख देना है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 4 यहाँ पर है राजस्थान के संदर्भ में भील अथवा ग्रासिया जनजाति के आवास स्थल, भील अथवा ग्रासिया जनजाति के आवास स्थल, उनके आवास कैसे हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है एवं समाज पर पर्यावरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। समाज है, वहाँ के आवास है, रोजगार के अवसर है, अर्थव्यवस्था है, उस पर पर्यावरण का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, वो चीजें आपको यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट बतानी है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके एग्जाम में, 8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने कितने क्वेश्चन लिए, मात्र 9 क्वेश्चन लिए, 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। लास्ट क्वेश्चन आपको टिप्पणी से संबंधित देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर टिप्पणी ना आए तो एक लेख लिखिए, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर टिप्पणी में आपको 6-7 पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, 6-7 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से जो आपको अच्छे से आता है उनमें से 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगर थोड़ा बहुत आता है, कम आता है, तो भी आपको एग्जाम में लिखना तो है, पास होना है, सीधी सी बात है। और मैं बता रहा हूँ इनमें से आपको टिप्पणी मिल जाएगी, याद रखना इस चीज़ को। पहला बिंदु मिलेगा आपको मरुस्थलीकरण एक समस्या। राजस्थान के संदर्भ में मरुस्थलीकरण एक समस्या है। तो किस प्रकार यह समस्या है, मरुस्थलीकरण होता क्या है, यह किस प्रकार एक समस्या के रूप में सामने आता है, ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। सेकेंड बिंदु की बात करें तो डेयरी उद्योग या डेयरी विकास, या डेयरी उद्योग को किस प्रकार राजस्थान में डेवलप किया जा सकता है, डेवलप किया जा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इस पे आपको टिप्पणी देनी है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, अधिकतम न्यूनतम कौन से क्षेत्रों में है, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट नंबर 5 वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य क्या होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रकार डेवलप किए जाते हैं या इनमें क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान एवं पर्यटन, राजस्थान और पर्यटन के संदर्भ में आपको व्याख्या प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही साथ हम देखें कि हमारा ये जो टॉपिक था जिसमें हमने मानचित्र की बात की, अब तो यहाँ पर आपको अभ्यारण्य जो है राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने बात की मरुस्थलीकरण का हो गया, और साथ ही साथ हमने एक जिक्र और किया था वनस्पति का। तो वनस्पति से तो शायद मुझे नहीं लगता कि मानचित्र में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो अलग से मैंने आपको मेंशन करवाए थे तो वो प्लीज़ आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और साथ ही साथ यहाँ पर सीमेंट जो उद्योग है, चीनी उद्योग है, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लेना मानचित्र के संदर्भ में। अरावली पर्वत श्रृंखला का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो भी आपको मानचित्र में देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो BA BSc 6 सेमेस्टर का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए ये उपयोगी रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो, और साथ ही साथ आपके और कौन से सब्जेक्ट है, ताकि मैं उनके लिए पेपर बना सकूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये तो है ही, हिंदी साहित्य का ले आऊँगा। इसके अलावा आपके पास और MDC VSc से संबंधित कौन से पेपर है, प्लीज़ आज ही आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मैं समय रहते आपके लिए पेपर लेके आ सकूं। और साथ ही साथ आपके जो ड्यू पेपर है वो भी मैं इस चैनल पर ले आऊँगा, और कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं जो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल की फाइल भी मेरे पास अवेलेबल है, आप PDF लेना चाहो तो कमेंट कर देना, PDF चार्ज रहेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ से चैनल से भी PDF विदाउट PDF भी आप बना सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।